अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है जी करंट अफेयर का एपिसोड नंबर 8, जिसका टाइटल है हमारे पास डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन सीरिया एंड टर्की। जो 2023 में टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया है उसके बारे में ये हम कंप्लीट डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर की आउटलाइन देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो लेक्चर आउटलाइन में सबसे पहली जो हेडिंग है हमारे पास वो है जी डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक। के अर्थक्वेक कहते किसे हैं, फिर इसके बाद कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक के अर्थक्वेक के कॉजेज़ क्या होते हैं, यानी कि जल्जला के कॉजेज़ क्या होते हैं। उसके बाद इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, उसके अफेक्ट्स पढ़ेंगे, क्या इनको मेजर किया जा सकता है, क्या इनको प्रीडिक्ट या पेशन कोई की जा सकती है अर्थक्वेक की वक्त से पहले कि भाई जल्जला आने वाला है, आप सेफ़ जगह पे मूव कर जाएं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। इसके बाद हिस्ट्री में जो वर्स्ट अर्थक्वेक आया था वो कौन सा था। इसके बाद हिस्ट्री में पाकिस्तान में जो डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया था वो क्या था, कब आया था, उसके कॉजेज़ और अफेक्ट्स क्या थे, वो पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो अर्थक्वेक सीरिया के अंदर आया और टर्की के अंदर आया, इसमें कितने लोगों की जानों का ज़िया हुआ, क्या क्या डिवास्टेटिंग अफेक्ट्स रूनुमा हुए। उसके बाद जो फॉरेन कैजुअलिटीज़, मतलब कि जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनका इस पर क्या रद्द अमल था, वो देखेंगे हम। इसके बाद अर्थक्वेक आने के बाद टर्की में क्या कौन कौन सी चेंजेस आई, या उनका जो प्राइम मिनिस्टर है या जो प्रेसिडेंट है उनकी क्या स्टेटमेंट्स थी आफ्टर मैथ इन टर्की, फिर आफ्टर मैथ इन सीरिया, ये दोनों चीज़ें देखेंगे हम। नेक्स्ट ये है कि 2023 में टर्की में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो वो भी देखेंगे कि ये जो जंजला आया है या अर्थक्वेक आया है इसका इलेक्शन पे क्या अफेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से ये जो टर्की है और जो सीरिया है इन्हें क्या क्या अमदाद मिली। तो 105 कंट्रीज़ ने अमदाद दी। इसमें अरब लीग का क्या किरदार रहा, यूरोपियन यूनियन का क्या रहा, नेटो का क्या रहा, अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रहा और वर्ल्ड बैंक का क्या रहा। अगर इन इजी वर्ड्स बात की जाए तो 105 कंट्रीज़ ने जो एड दी थी वो, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्या क्या इसमें एफर्ट्स थी और उनकी स्टेटमेंट्स क्या थी और उन्होंने कितने कितने पैसे दिए या अपनी रेस्क्यू टीम्स भेजी। एट द एंड हम बिलखसूस पाकिस्तान की एफर्ट्स देखेंगे कि पाकिस्तान ने टर्की को किस तरह से अमदाद दी, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी क्या स्टेटमेंट्स थी वो भी देखेंगे लास्ट पे। ये लेक्चर पाकिस्तान अफेयर में आए, करंट अफेयर में आए, इंडो पाक की हिस्ट्री में आ जाए, यानी कि उसके करंट सिनेरियो में आ सकता है, आईआर में आ सकता है। इसके अलावा ऐसे के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जनरल साइंस के पेपर में अर्थक्वेक एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पिछले कई सालों से आ रहा है। तो मैंने इस लेक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया है या ऑर्गेनाइज़ किया है कि किसी भी हवाले से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, या किसी भी डिमेंशन में वो पूछे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग का पता हो। CSS के पेपर में ये होता है कि सवाल तो वही होता है, मिसाल के तौर पे टर्की के बारे में ही पूछा होगा, वो इसको किसी के साथ रिलेट करके पूछ लेता है, पाकिस्तान के साथ रिलेट करके, या जो इससे पहले जो वर्स्ट अर्थक्वेक आया उसके साथ रिलेट करके पूछ सकता है, या पाकिस्तान में जो 2022 का फ्लड आया उसके साथ रिलेट करके पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक कि अर्थक्वेक कहते किसे हैं। तो अर्थक्वेक जब ज़मीन के नीचे ट्रेम्बलिंग हो, शेकिंग पैदा हो, इन इजी वर्ड्स के जब जो ज़मीन है वो कांपना स्टार्ट हो जाए और ज़मीन के ऊपर रहने वाले जानवर, बिल्डिंग्स और जो इंसान है उसे नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे, इसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ये होता क्यों है, होता यह है कि जो ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक या वोल्केनिक अरप्शन होती है या टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में रगड़ खाती हैं, तो ज़मीन अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाती है। इसकी वजह से ज़मीन से के ऊपर रहने वाली जो चीज़ें हैं वो जानदार हैं, इंसान हैं या बिल्डिंग्स वगैरह हैं या कोई और चीज़ें हैं, इसको नुकसान पहुंचना या ना पहुंचना इस पर इसका इन्हसार नहीं है। वो तो थी जस्ट डेफिनेशन। कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक, ये ज़लज़ला जो होता है या जो अर्थक्वेक होता है ये आता ही क्यों है, इसकी वजूहात ही क्या क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन जो है इसकी इसको जो कंपोजिशन है वो 3 पे है, यानी कि इसको डिवाइड किया हुआ है, या आप कह लें कि इसके नीचे 3 तह है या लहरें हैं। एक का नाम सॉलिड कोर है, उसके बाद मेंटल आ जाता है जो कि जिसमें मोल्टन मैग्मा होता है, इसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये जो चीज़ें होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ये कंटिन्यूली या कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट पैदा होता है जी। यही जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब मूव करती हैं वो आपस में स्लाइड करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है।
तो ये जो इनकी स्लाइडिंग है या आपस में इनका जो रगड़ खाना है वो ज़मीन के ऊपर रहने वाली जो चीज़ें हैं या ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उन्हें ये फील होता है जी। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो जब हम दो पत्थर को आपस में यानी कि रगड़ते हैं तो एक पॉइंट पे चिंगारी निकलती है, ठीक है। तो इसी तरह जो ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जब वो आपस में रगड़ खाती हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वो इंटरेक्ट करती हैं, आपस में अटैचमेंट करती हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन के ऊपर उसी पॉइंट के ऊपर जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह से रिप्लेस हो जाती हैं, हट जाती हैं। इसे यानी कि ये जियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में इस पॉइंट को फॉल्ट लाइन बोला जाता है जी। अभी ये जो तुर्की में ज़ल्ज़ला आया है इसकी फ़ॉल्ट लाइन और है, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की फ़ॉल्ट लाइन और है। यानी कि एक ही फ़ॉल्ट लाइन में जो कंट्रीज़ रिलाय करते हैं, अगर एक पॉइंट पे कोई अर्थक्वेक आता है तो वो सारी जगहों पे हल्का या थोड़ा बहुत फील होता है जी। इसके बाद देखते हैं जो अर्थक्वेक की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली है जी टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो इसका मैंने पहले बता दिया कि जो ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब वो आपस में रगड़ खाती हैं अगेंस्ट ईच अदर तो क्या पैदा होता है जी, अर्थक्वेक पैदा होता है जी। अगर वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से पैदा हो तो उसे हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। अच्छा, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से अर्थक्वेक आता है इसकी जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो तबाही होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो इतनी तबाही हो सकती है कि एक सेकंड के अंदर एक पूरा सिटी बर्बाद हो सकता है जी। इसके बाद हमारे पास है जी वोल्केनिक अर्थक्वेक, ये सेकंड टाइप है। ये जो वोल्केनिक अर्थक्वेक होता है ये मोस्टली टेक्टोनिक प्लेट्स के रगड़ खाने के बाद आता है। क्या मतलब, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाती हैं तो ज़मीन का वो जो हिस्सा होता है वहाँ से थोड़ा सा मूव हो जाता है, या आप कह लें वहाँ पे स्पेस आ जाती है। जब ज़मीन से मोल्टन फॉर्म में मैग्मा बाहर निकलता है जिसे लावा कहते हैं आप, तो वो जब बाहर निकलता है तो वो नीचे के छोड़ देता है, स्पेस छोड़ देता है। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए जो रॉक्स होती हैं या चट्टानें होती हैं उसकी तरफ क्या करती हैं, उस स्पेस की तरफ मूव करती हैं। तो जब उस स्पेस की तरफ मूव करती हैं तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक पैदा होता है उसे हम वोल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक ये थर्ड टाइप है अर्थक्वेक की। ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से होता है, यानी कि जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है ये वहाँ पे होता है। ये इंसान की वजह से होते हैं, ये मैन ट्रिगर्ड होते हैं। जो इंसान की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थ पे ये उसकी वजह से पैदा होते हैं। जैसा कि 1930 के अंदर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब का जो टेस्ट किया था उसकी वजह से जो उसके करीबी टाउन थे, जो स्मॉल टाउन थे, जो विलेजेस थे, वहाँ पे क्या आती है, डिस्ट्रक्शन आती है, तबाही आती है। तो इट्स मीन जो थर्ड है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक ये इंसान की वजह से अर्थक्वेक आता है जी। इसके बाद हमारे पास टाइप नंबर 4 है अर्थक्वेक की, जिसका नाम है जी कोलैप्स अर्थक्वेक। अच्छा, ये जो अर्थक्वेक है ना ये भी इंसान की या मैन ट्रिगर्ड ही होता है। जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं ज़मीन पे ये भी उसी की वजह से अर्थक्वेक पैदा होते हैं। जैसा कि माइन बर्स्ट हो गया, ठीक है, तो वो गांव, वो टाउन्स जहाँ पे माइंस वगैरह हैं, माइन वगैरह होता है जहाँ पे ज़मीन की खुदाई करके कोयला या कोई कान वगैरह निकाली जाती है, ठीक है। तो ये उसके नतीजे में अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि ज़मीन का वो हिस्सा जिसको हम एम्प्टी कर देते हैं, जहाँ पे स्पेस आ जाती है, तो उस स्पेस को फिल करने के लिए जो रॉक्स हैं या जो लावा है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है जी, मूव करता है, जिसके नतीजे में क्या पैदा होता है जी, अर्थक्वेक पैदा होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिवास्टेटिंग अफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो इसके अफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके असरात क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये जो ज़मीन के ऊपर, जो अर्थ के ऊपर बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें डैमेज कर देता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डैमेज कर देता है। इसके बाद लैंड स्लाइड्स और रॉक स्लाइड्स होती हैं, ये फ्लड का भी सोर्स बनता है, तो सुनामी का भी बनता है, ठीक है। ये ह्यूमन लाइव्स को भी निकल जाता है, ये जानवरों की लाइव्स को भी निकल जाता है। ये डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात के खात्मे का भी सबब बनता है। तो जो अर्थक्वेक के जो अफेक्ट्स हैं वो अनगिनत हैं, वो गिनती में नहीं आ सकते, अनकाउंटेबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है जी हाउ आर अर्थक्वेक्स मयर्ड। ये जो अर्थक्वेक होता है इसको मयर किस तरह किया जाता है जी। तो इसका जवाब ये है कि एक रिक्टर स्केल होता है, उसके ज़रिए ये जो अर्थक्वेक होता है उसको मेजर किया जाता है। यानी कि जिससे हमें पता चलता है कि ये जो अर्थक्वेक आया है इसका मैग्नीट्यूड ये था। अगर उसका मैग्नीट्यूड 7 से अबव हो तो वो डिवास्टेटिंग होता है, और अगर 3 से कम हो तो वो हमें फील ही नहीं होता, और अगर 3 से 6 के दरमियान हो तो वो माइल्ड होता है। उसके नुकसानात हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो जस्ट आपको थोड़े बहुत झटके नज़र आते हैं। तो अगर फॉल्ट लाइन के पीछे हमने बात की थी तो सबसे जो ख़राब फॉल्ट लाइन है उसमें जापान आता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। तो जो सबसे डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था वो इंडियन ओशन में आया था 26 दिसंबर 2004 के अंदर जी।
तो आगे सवाल है जी, कैन अर्थक्वेक्स बी प्रीडिक्टेड? क्या इनकी पेशन कोई की जा सकती है, जैसे मौसम की पेशन कोई की जाती है कि भाई आज का मौसम ख़राब रहेगा, कल बारिश होगी, कल सूरज निकलेगा, यानी कि इस तरह से जो वेदर प्रीडिक्टेड होते हैं, इसी तरह से अर्थक्वेक को प्रीडिक्ट नहीं किया जा सकता। आज तक साइंटिस्ट कोई भी ऐसा आला या डिवाइस इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके जिससे अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन हो सके। बस इतना किया जा सकता है कि अर्थक्वेक के बारे में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो आपको क्या कर सकती है जी, जस्ट गाइड कर सकती है कि जब आपको फील हो कि अर्थक्वेक आ रहा है तो आप घरों से बाहर निकल जाएं, यानी कि कुछ प्रिडिक्शन नहीं कोई भी की जा सकती। जस्ट खुद को सिक्योर करने के लिए कुछ तरकीब बता दी जाती हैं कि आप इस तरह से करें तो आप इससे महफूज रह सकते हैं, खुद को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई भी डिवाइस नहीं है जिससे प्रिडिक्शन हो सके कि आने वाले दौर में या आने वाले दिन में ऐसा पॉसिबल है। इसके बाद है जी वर्स्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड। सबसे जो वर्स्ट अर्थक्वेक आया है वो आया था जी 1960 में 9.5 का। तो आपको पता है कि जो 7 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो तो वो डिवास्टेटिंग होता है, और ये 9.5 मैग्नीट्यूड का था। ये आया था चाइल्ड में 1960 के अंदर जी, जिसके अंदर तकरीबन 5.5 या 5.7 लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। 3000 पीपल इंजर्ड हो गए थे। 2 मिलियन पीपल अपना घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। इसके अलावा 58,000 पीपल के जो होम थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसके बाद बात करते हैं डेडलीस्ट अर्थक्वेक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो डेडलीस्ट अर्थक्वेक आया था वो 2005 में कश्मीर में आ चुका है जी। इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.6 था जी। इसके जो असरात थे वो केपी के हो गया, बालाकोट हो गया, आज़ाद जम्मू कश्मीर हो गया, या दूसरा जो कश्मीर इंडिया के पास है वो हो गया। इसके अलावा जो इसके असरात हैं वो अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया और चाइना के कुछ इलाकों तक थे। तकरीबन 86,000 पीपल की इसमें डेथ हुई थी 2005 के जो अर्थक्वेक आया था। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया के अंदर ये सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक था, जो कि पाकिस्तान का, आप समझ लें कि पाकिस्तान का एरिया, इसमें अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया, ताजिकिस्तान, ये सारे एरियाज़ क्या हुए थे, अफेक्टेड हुए थे, और इसमें जो डेथ रेट था वो हाईएस्ट था। अब बात करते हैं जी अर्थक्वेक इन सीरिया एंड टर्की, जो कि 2023 के अंदर आया है। तो यहाँ पे जो मैंने स्लाइड्स में लिखा है, टर्की डेथ टोल राइजेज अबाउ 39,000, कि 39,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। तो लेकिन अभी करंटली के लिहाज से 20 फरवरी 2023 के लिहाज से तकरीबन 50,000 प्लस लोगों की डेथ हो चुकी है। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो जब आप जो लेटेस्ट होगा उसको फॉलो करिएगा। और अगर CNN, जो तुर्क का CNN न्यूज़ चैनल है, उसके मुताबिक 82,000 जो बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक, जो कि एक एजेंसीज़ के मुताबिक उन्होंने बताया जी 4 मिलियन पीपल आर रेडी होमलेस ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे जिन्हें हुमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए थी। और तुर्की में और सीरिया में इस अर्थक्वेक आने के बाद इससे भी ज़्यादा लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, या आप कह लें कि होमलेस हो चुके हैं। इसके बाद अर्थक्वेक इन टर्की, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज जो कि टर्की की है, उसके मुताबिक 7,63,000 बिल्डिंग डैमेज हो चुकी हैं। इसके अलावा 41,791 बिल्डिंग्स जो कि कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। इसके अलावा 1,50,000 के करीब जो लोग हैं वो होमलेस हो चुके हैं। इसके अलावा जो मैंने प्रोविंस वाइज जितने लोग बेघर हुए या जितनी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई वो भी मैंने इसमें मेंशन की हुई है। इसका जो सोर्स है वो मैंने आपको बता दिया है जी, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि टर्की की है, उसके मुताबिक ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। इसके बाद अर्थक्वेक इन सीरिया, तो सीरिया की बात करें तो तकरीबन 5,814 पीपल जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है। 14,500 पीपल इंजर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा जो सीरियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो कहती है जी 2,068 लोगों की डेथ हो चुकी है, और तकरीबन 3,000 के करीब लोग या 3,000 के करीब लोग इंजर्ड हो चुके हैं जी। तो एक अंदाजे के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जो सीरिया के अंदर कुछ लोग पहले से होमलेस थे और कुछ अर्थक्वेक आने के बाद होमलेस हुए, तो ये टोटल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बनते हैं वो 5.37 मिलियन पीपल बनते हैं जी। इसके अलावा मैंने डिफरेंट सोर्सेज से ये जो डाटा लिया है वो मैंने रेफरेंस के साथ और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मेंशन है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं जी। जिसमें मैंने सीरिया के प्रोविंस वाइज या सिटी वाइज जो कि 11 फरवरी को वहाँ पे अर्थक्वेक आया है उसको मेंशन किया हुआ है जी।
अर्थक्वेक इन सीरिया की दोबारा बात करें, जो मैंने अभी बात किया, तो इसमें एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट थी, जो 9 फरवरी को अर्थक्वेक आया शाम 4 बजे, उसकी वजह से एक डैम भी बर्स्ट हो गया। वो फिर वो जो डैम बर्स्ट हुआ, यानी कि जो डैम है वो टूट के, उसकी वजह से ये अर्थक्वेक की वजह से सीरिया का जो विलेज है अल तलाउल, उसके अंदर फ्लड भी आया। तो आपको पता है कि एक तरफ तो अर्थक्वेक आ रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है जी, फ्लड आ रहा है। तो वो जो बासी थे वहाँ के विलेज के रहने वाले, तकरीबन वहाँ पे 500 प्लस फैमिलीज़ रहती थी, वो उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट हैं सीरियन अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी के अमजद राज साहब, उन्होंने वहाँ पे एमरजेंसी रूम्स को पैक किया। जो इंजर्ड लोग थे, जिनकी डेथ हो चुकी थी, या जो आप कह लें कि थोड़े बहुत ज़ख्मी थे, उनको उसने एड प्रोवाइड की, उन्हें रेस्क्यू किया। ठीक है, इसके अलावा और भी डिटेल्स शामिल हैं, जो हाईलाइटेड डिटेल्स थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद फ़ॉरेन कैजुअलिटीज़ की बात करें तो जो टर्की का प्रेसिडेंसी ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट है, उसके मुताबिक यह है जी 3700 सीरियन, यानी कि 3700 के करीब जो सीरियन थे जो कि टर्की में रह रहे थे, यानी कि सीरिया के लोग जो कि टर्की में रह रहे थे, 3700 उनकी डेथ हो गई जी। मतलब ये कि फ़ॉरेन कैजुअलिटीज़ में वो चीज़ें आएंगी कि जो फ़ॉरेन लोग जैसे कि पाकिस्तानी हो गए, अमेरिकन हो गए या यूरोपियन हो गए, जो टर्की में रह रहे थे या सीरिया के अंदर रह रहे थे, उनकी क्या क्या डेथ हुई वो मैंने आपको बता दिया है, यानी कि 3700 बताया। इसके अलावा इनका जो सिटी वाइज जो लोग अभी भी रह रहे हैं या उनको इंजर्ड हुए हैं, वो तादाद मेंशन है। इसके बाद 19 फरवरी की बात की जाए तो टर्की की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने 1779 सीरियन विक्टिम्स को सीरिया के हवाले किया। इसके अलावा दूसरों की बात की जाए, तकरीबन 11 इराक़ के लोग टर्की के अंदर जिनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के लोग जो कि अफ़गानिस्तान के लोग टर्की के अंदर रह रहे हैं, उनमें से तकरीबन 116 लोगों की उनकी भी डेथ हुई। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स टीम थी, अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, मलाटिया, अज़रबैजान, लबनान, पाकिस्तानी, इन कंट्रीज़ के जो रिहायशी थे टर्की के अंदर, उनकी भी डेथ मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं जी। इसमें जो मोस्ट हाईलाइटेड है कि ईरान की जो नेशनल फुटबॉल टीम है, जो कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, उनके जो 3 प्लेयर थे जो कि टर्की में रह रहे थे, अर्थक्वेक की वजह से उनकी भी डेथ हुई। आफ्टर मैथ इन टर्की में जो अर्थक्वेक आया, उसके बाद जो उनका प्रेसिडेंट है तैयब उर्दगान, उसकी तरफ से ये बताया गया कि 7 फरवरी 2023 को टर्की के अंदर 3 मंथ स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, जिसमें यह था कि जो एमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में की गई थी या मोस्ट अफेक्टेड प्रोविंसेस में की गई थी, जो कि उनके 10 अफेक्टेड प्रोविंसेस हैं। ये जो एमरजेंसी थी टर्की के अंदर, ये लेवल 4 की अलर्ट थी। इसके अलावा जो डिज़ास्टर और एमरजेंसी मैनेजमेंट प्रेसिडेंसी है, उसके मुताबिक 25,000 सर्च ऑपरेशन किए गए, जिसमें काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा जो टर्की को तकरीबन 70 कंट्रीज़ ने हेल्प की ऑफ़र की कि भाई हम आपको इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या करते हैं जी, हेल्प आउट करते हैं। अगर इसमें जब अभी आप लिखेंगे तो जो टर्की को 70 कंट्रीज़ ने रेस्क्यू और ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन की ऑफ़र की थी, उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। इसके अलावा 2023 के अंदर टर्की के अंदर इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, जो कि 14 मई 2023 को हेल्ड होने हैं। तो टर्की के अंदर एक डिबेट सरे फहरिस्त है जी, डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही है कि क्या ये अर्थक्वेक की वजह से जो इलेक्शन है वो डिले होंगे या नहीं होंगे। तो जो टर्की का इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा जी ये जो इलेक्शन है ये डिले नहीं होंगे, ये अपने वक्त पर या अपने टाइम पर ही होंगे। इसके बाद आफ्टर मैथ इन सीरिया की देखते हैं जी। आफ्टर मैथ अकॉर्डिंग टू सना ये एक न्यूज़ एजेंसी है, स्टेट न्यूज़ एजेंसी है, सीरिया की अपनी है। और जो सीरिया का प्रेसिडेंट है उसका नाम है जी बशरुल असद। उसने भी सेम एज टर्की क्या किया कि सीरिया के अंदर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इसके अलावा सीरिया ने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिसके अंदर आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा आती है, वर्ल्ड बैंक आता है, इसके अलावा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस आती है, जो दूसरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे कंट्री को क्या करें जी, एड दें ताकि हम इसको रिहेबिलिटेट कर सकें या इसे असर नौ या दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकें जी। इसके अलावा जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है, उसका कहना था कि हमारा जो सीरिया को
एड देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो अर्थक्वेक की वजह से जो रोड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं, वो डैमेज हो चुके हैं। तो हमारा टर्की का बॉर्डर पार करके सीरिया के अंदर जाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। यही वजह है कि टर्की का और जो सीरिया का जो बॉर्डर है उसको 7 फरवरी को क्लोज़ कर दिया गया था। इसके अलावा जो बाबुल हवा है जो कि बॉर्डर क्रॉसिंग है टर्की से सीरिया की तरफ, तो वो 8 फरवरी को एक्सेसिबल था अकॉर्डिंग टू यूएन। तो अक़वाम मुत्तहिदा हो गई या दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जो कम्युनिटीज़ हैं या जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं ताकि जो सीरिया और टर्की है इसके अंदर जो नुकसानात हो चुके हैं इसको दोबारा से ठीक किया जा सके। इसमें अब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में सबसे पहले जो कंट्रीज़ आती हैं, तकरीबन 105 कंट्रीज़ ने टर्की और सीरिया को ऑफ़र दी, जिसमें 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं कि भाई हम आपको एड देंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन देंगे, इसके अलावा जो लॉजिस्टिक का सामान है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि जो सीरिया है इस पे जो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं वो ज़्यादा हैं जबकि टर्की पे कम है। तो वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से सीरिया को कम देखा जा रहा है या उस पर जो गौर खोज है वो कम किया जा रहा है, या उसको जो एड है जिस तरह प्रोवाइड करनी चाहिए थी उस तरह प्रोवाइड नहीं की जा रही, जबकि टर्की को हर लिहाज से सेटिस्फाई किया जा रहा है या उनको लॉजिस्टिक या जो उनका खाने पीने का सामान है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए जिसमें अरब लीग है, उसने भी अमदाद की यकीन दहानी करवाई है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा जी हम 3 मिलियन देंगे टर्की को और 3.5 मिलियन यूरो देंगे सीरिया को। इसके बाद नेटो की बात करें तो नेटो ने भी अमदाद की यकीन दहानी करवाई है टर्की और सीरिया को। और इसके अलावा जो नेटो का हेड क्वार्टर है वहाँ पे उन्होंने जो फ्लैग्स हैं उनको सरनिगो किया गया है, ठीक है, जैसे कहते हैं लोअर टू हाफ मास्ट, यानी कि उनको हाफ झुका दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्की एंड, या आप कह लें कि उनके सोग में टर्की और सीरिया के अर्थक्वेक के। इसके बाद यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने $25 मिलियन की जो ऑफ़र की है टर्की और सीरिया को। इसके अलावा उन्होंने 14 फरवरी को 396 मिलियन सीरिया को दिए हैं, जो टर्की का और जो सीरिया का बॉर्डर है जिसका नाम है बाबुल हवा, उसके ज़रिए कि भाई इनको भी अमदाद दी जाए। तो यूनाइटेड नेशन का जो लीड रोल है उसने अपना ये निभाया है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने $1.78 बिलियन की एड का ऐलान किया है फॉर टर्की और एंड फॉर रिकवरी प्रोसेस। तो यहाँ पे जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है मैंने उनका जिक्र कर दिया है, जिसमें अरब लीग थी, यूनाइटेड नेशन थी, नेटो थी, वर्ल्ड बैंक थी। उन्होंने किस किस तरह की इमदाद मुहैया करने का वादा किया है या प्रोवाइड कर दी है और किस रास्ते से प्रोवाइड की है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं या बता दी हैं। अब लास्ट पे बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एफर्ट्स इन टर्की अर्थक्वेक। तो पाकिस्तान का जो रोल रहा है तुर्की को रिहेबिलिटेट करने में या रिकवरी प्रोसेस में वो बहुत ही अहम रहा है। एक पाकिस्तानी जो कि यूएस के अंदर रहता है उसने $30 मिलियन दिए हैं तुर्की के विक्टिम्स के लिए, और उसने कहा जी मेरा नाम ना बताया जाए, बस इतना काफ़ी है कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। और इसी बात को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कोट किया है, और उसका जो मैंने ट्विटर का जो कोटेशन है एज़ इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दी है, आप पढ़ सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स के जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जो पाकिस्तानी था जो कि अमेरिका में रह रहा था जिसने $30 मिलियन दिए थे, शहबाज शरीफ ने उसको क्या किया जी, अप्रिशिएट किया है। इसके बाद हमारे पास लास्ट स्लाइड है कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं अर्थक्वेक जो कि टर्की और सीरिया के अंदर आया है, पाकिस्तान ने उन्हें रेस्क्यू प्रोवाइड की है 1122 वहाँ उसके बहुत ज़्यादा चर्चे सुनने में आए हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने कहा कि जैसा जो टर्की ने 2010 में या 2005 में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद पाकिस्तान में फ्लड आया था, और इसके बाद 2022 का फ्लड आया था, इसमें टर्की की बहुत ज़्यादा किरदार रहा। इसके अलावा जो उनका प्रेसिडेंट है टर्की का रजब तैयब एर्दोगान, उसने भी कहा कि जिस तरह हमने इनकी इमदाद की थी सेम एज़ इट इज़ पाकिस्तान भी हमारी मदद कर रहा है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर अर्थक्वेक के हवाले से, जिसमें मैंने कोशिश